आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना होगा कि वह किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि साल 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और ये पहली बार उन्होंने साल 2016 में कहा था। उसके बाद 2020 में खेतीबाड़ी बिल आए, जिनको बाद में 3 कृषि कानूनों के नाम से जाना गया, जो पास हो गए थे राज्यसभा और लोकसभा में। लेकिन जो किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन था, उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन इस सारे के पीछे एक और कहानी है। इसमें सिर्फ आपको चेहरा नरेंद्र मोदी का दिखेगा, लेकिन दिमाग एक व्यापारी का है। किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर मोदी सरकार द्वारा बनाई गई अजीबोगरीब रणनीति का खुलासा हुआ है। खोजी रिपोर्टें करने वाली संस्था रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 3 कृषि कानूनों के पीछे एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले एनआरआई का हाथ था। उस एनआरआई व्यापारी का नाम शरद मराठे है और वह एक बड़े बीजेपी नेता का करीबी है। शरद मराठे का कृषि से जुड़ा कोई भी अनुभव नहीं रहा है। बावजूद इसके उस व्यापारी को खेतीबाड़ी कानूनों से जुड़ी नीति आयोग की टास्क फोर्स में शामिल किया गया। दरअसल किसानों की आय दोगुनी करने के लिए शरद मराठे ने ही नीति आयोग को एक टास्क फोर्स का गठन करने के लिए कहा था, जिसमें खुद शरद मराठे को भी शामिल किया गया। इतना ही नहीं, 3 कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए किसानों से नहीं बल्कि अडानी समूह, महिंद्रा समूह, आईटीसी और पतंजलि जैसे व्यापारिक घरानों को आमंत्रित किया गया। अपने प्रस्ताव से नीति आयोग को झुकाने वाले शरद मराठे खेतीबाड़ी या इससे जुड़े किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले व्यापारी हैं। रिपोर्ट में सामने आया कि नीति आयोग ने एनआरआई व्यापारी शरद मराठे के व्यापारिक मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी तेजी से काम किया। 3 कृषि कानूनों के तहत किसान कॉर्पोरेट शैली से खेती करने की योजना थी, जिसमें कारोबारी कंपनियों को किसानों की खेती योग्य जमीन पट्टे पर देकर उनके सहयोगी के रूप में काम करने की योजना थी। वहीं 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंपने से पहले किसी भी किसान अर्थशास्त्री या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई। यानी पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के वादे, जिस पर करीबन 60% भारतीयों की आय निर्भर करने वाली थी, ऐसी योजना में कृषि क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स की ही अनदेखी की गई। इसके 2 साल बाद देश ने खेती में कॉर्पोरेट खिलाड़ियों को अनुमति देने और खेतीबाड़ी को खुले बाजार के हवाले करने के उद्देश्य से 3 विवादास्पद कानून लाने के मोदी सरकार के फैसले पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले किसान आंदोलन को भी देखा। हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन में बैठे। किसान बड़ी बहादुरी से लड़े। आंदोलन के दौरान 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल अक्टूबर 2017 में शरद मराठे ने नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार को एक पत्र लिखा था, जिसमें कृषि में सुधार के लिए अपने एजेंडे की रूपरेखा रखी गई थी। शरद मराठे और राजीव कुमार एक दूसरे के जानकार हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि नीति आयोग के पास साल भर में इस तरह के हजारों सुझाव और प्रस्ताव आते हैं, लेकिन इन सब के बीच केवल शरद मराठे के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। बीजेपी सरकार के साथ व्यापारी शरद मराठे के संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें सितंबर 2019 में भारत के शीर्ष ग्रामीण बैंक नाबार्ड के साथ स्पेन की राजकुमारी से मिलने वाले सरकारी प्रतिनिधि मंडल में भी जगह मिली। अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री वाले मैकेनिकल इंजीनियर मराठे अमेरिका में यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम इंक नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और भारत में यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक और कंपनी चलाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 60 के दशक से ही शरद मराठे अमेरिका में रह रहे हैं और जैसा कि एक बिजनेसमैन आमतौर पर कहता है कि उसका पहला काम तो व्यापार है और दूसरा जब उसको फ्री टाइम मिलता है तो समाज के बारे में सोचता है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए या उसमें कुछ ऐड कर देने के लिए वो काम करता है। तो ऐसा ही शरद मराठे भी अपने बयान में कहते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा मेरा जो काम है, मैंने जीवन में जो सीखा है, जिसे मैं सामने ला सकता हूं, जिसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, वो सब करना मेरा दूसरा काम है। लेकिन भारत के नीतिगत हलकों में उनकी पहुंच इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान भारत में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने के विचार का सुझाव देने में वह शामिल रहे थे।
साल 2016 याद करिए, उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी एक किसानों की रैली को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जिक्र किया था। इसे हासिल करने के लिए विचार किया जा रहा था और इन सब के बीच में प्रकट हो जाते हैं शरद मराठे और उनके पास होता है एक ब्लूप्रिंट जिसका शीर्षक था बाजार संचालित कृषि लिंक्ड मेड इन इंडिया के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना, जिसको नीति आयोग ने हाथों हाथ लिया। मराठे ने दावा किया कि उनके पास किसानों की आय दोगुनी करने का एक नया फार्मूला है जिस पर सरकार को अमल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसके तहत किसानों से पट्टे पर ली गई जमीन को एक साथ जोड़कर सरकारी मदद से एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी बनाना और प्रोसेसिंग और खेती के लिए छोटी कंपनियां बनाना शामिल था। शरद की योजना के अनुसार ये कंपनियां कृषि उत्पाद बनाने और बेचने के लिए मिलकर काम करती। जो किसान अपनी जमीन पट्टे पर देते वे भी इसका हिस्सा बन सकते थे और लाभ का हिस्सा प्राप्त कर सकते थे। इससे उन्हें अधिक पैसा कमाने में मदद मिलती और खेती बेहतर होती। उन्होंने इसकी निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश भी की और एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने उन 11 लोगों की सूची बनाई जिससे टास्क फोर्स का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने खुद को और तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उस सूची में शामिल किया। यह एकमात्र टास्क फोर्स नहीं था जिसका मराठा हिस्से थे। इसके अलावा 2018 में सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को आयुष क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय की टास्क फोर्स का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कृषि क्षेत्र की तरह इस टास्क फोर्स के लिए भी शरद मराठे के पास कोई अनुभव नहीं था। शरद मराठे ने अपने साथ अपने एक व्यापारी दोस्त संजय मारीवाला को भी खेतीबाड़ी से जुड़ी टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया। जो संजय मारीवाला हैं उनका भी खेतीबाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उनका भी कोई खेतीबाड़ी से लेना देना नहीं है और जो 18 कंपनियां वो चलाते हैं उनका भी खेतीबाड़ी से कोई लेना देना नहीं। भारत के जो विपक्षी दल हैं वो नरेंद्र मोदी के जो किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना है उसको जुमला बताते हैं। अब बताइए जुमला हो भी क्यों न। उन्होंने एक ऐसे आदमी को इस आय दोगुनी करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा, उसको चुना या फिर उसकी एंट्री करवाई जिसका खेतीबाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। और उसने जो टास्क फोर्स बनाया उसमें भी ऐसे लोगों को शामिल किया जिनका कोई लेना देना नहीं खेतीबाड़ी से, और ना तो किसी किसान यूनियन से बात की, ना किसी किसान से बात की, ना किसी कृषि अर्थशास्त्री से बात की, बल्कि उन्होंने किससे बात की? जो भारत के बड़े बड़े व्यापारिक घराने हैं, चाहे महिंद्रा, अडानी, इस किस्म के जो बड़े बड़े व्यापारिक घराने, उनसे बात की, या फिर उन्होंने अपने जो व्यापारिक दोस्त हैं संजय मारीवाला, ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ लिया। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। देश की खेतीबाड़ी नीति बन रही हो और उसमें एक भी किसान ना हो, उसमें सारे ऐसे लोग हों जिनका खेतीबाड़ी से कोई लेना देना ना हो, तो फिर ऐसी ही खेतीबाड़ी नीति बनेगी जो खेतीबाड़ी को खुले बाजार के हवाले करने की सिफारिश करेगी या फिर स्टॉक लिमिट हटाने की सिफारिश करेगी। वो तो भला हो उन किसानों का जिनको इन सब के पीछे जो पूरा एक माया जाल था, या फिर या ऐसे कहिए कि जो पूरा जाल था खेतीबाड़ी को कॉरपोरेटों के हवाले करने का, उसको समझ पाए और उसके खिलाफ एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन लड़ा। इसी वजह से साल 2020 और 21 का किसान आंदोलन ऐतिहासिक था, क्योंकि उन्होंने जो खेती बाड़ी को कॉरपोरेट घरानों के हाथों में जाने से रोक लिया।